वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 02 पाई क्लासेज। बच्चों, आज साइंस के जो आया था पेपर, उसके संपूर्ण सॉल्यूशन को देखते हैं। ठीक है बच्चों, यह हाई स्कूल का है। कोड यहाँ पर देख रहे हैं 824 EJ है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 824 EJ है। ठीक है, साइंस का है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या हुआ है इसमें, जो भी आपका दिया था। ठीक है, चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर खंड अ से। कह रहा है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ठीक है बच्चों, पहला है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, दूसरा है वक्रता केंद्र पर, तीसरा है वक्रता केंद्र से पारे यहाँ पर, चौथा है दर्पण के ध्रुव तथा फोकस दूरी के बीच। तो क्या हो जाएगा इसका बच्चों? आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी सही रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका कह रहा है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ठीक है बच्चों, कौन सा लेंस पसंद करेंगे? वाला कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, दूसरा है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, तीसरा है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, चौथा है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का यहाँ पर उत्तल लेंस, अवतल लेंस। ठीक है बच्चों, तो सी इसका विकल्प हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आया था आपका मिलान कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, और जांच लीजिएगा अपने को। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर तीसरा कह रहा है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभव है, दोनों अवतल, दोनों उत्तल, एक अवतल तथा एक उत्तल। ठीक है, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों क्या होना चाहिए बच्चों? अवतल लेंस होना चाहिए, यानी कि इसका विकल्प क्या हो जाएगा? ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कर रहा है चौथा, यहाँ पर चौथा कर रहा है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होता है, क्या होता है? पहला है कार्निया होता है, दूसरा परितारिका होता है, तीसरा पुतली होता है, चौथा दृढ़ पटल होता है। ठीक है बच्चों, इसका क्या उत्तर हो जाएगा? आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दृढ़ पटल होता है। ठीक है बच्चों, चलिए पांचवा देखते हैं हम लोग। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर? पांचवा कह रहा है दो तार, जो चालक तार, जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में संयोजित किया जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? ठीक है बच्चों, यह क्या हो जाएगा आपका? इसका विकल्प कह रहा है पहला 1:2, दूसरा है 2:1, तीसरा है 1:4, चौथा है 4:1। तो इसका क्या हो जाएगा विकल्प बच्चों? यहाँ पर सी इसका विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, पांचवे का कौन सा विकल्प? सी विकल्प। ठीक है बच्चों, चलिए छठवां क्या कह रहा है? कह रहा है लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। पहला है बहुत कम हो जाता है, दूसरा है परिवर्तित नहीं होता, तीसरा बहुत अधिक बढ़ जाता है, चौथा निरंतर परिवर्तित होता रहता है। ठीक है बच्चों, तो लघु परिपथ, ठीक है, बात कर रहा है, तो इसका भी क्या विकल्प हो जाएगा बच्चों? इसका ये विकल्प हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए सातवां देखते हैं क्या कह रहा है। सातवां आप ध्यान से देखेंगे। कह रहे सातवां विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? ठीक है बच्चों, विद्युत धारा उत्पन्न करना है हमको। ठीक है, तो क्या है? पहला जनित्र, दूसरा गैल्वेनोमीटर, तीसरा एमीटर, चौथा मोटर। तो हम लोग विद्युत धारा उत्पन्न कर रहे हैं, इसलिए इसका विकल्प क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा। क्या है? जनित्र। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पर केमिस्ट्री में अब चलते हैं, भौतिक के बाद। केमिस्ट्री में कह रहा है पहला ही यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं सेक्शन बी में। ठीक है, उपभाग कह रहा है इसका एंटीमनी है। पहला है धातु, दूसरा है अधातु, तीसरा है उपधातु, चौथा है मिश्र धातु। तो एंटीमनी क्या है बच्चों? उपधातु है, यानी विकल्प इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नौवा देखते हैं। नौवा क्या कह रहा है? कह रहा है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। पहला है PbNO3, दूसरा है PbNO3 का होल ट्वाइस, तीसरा है PbNO2 का होल ट्वाइस, चौथा है PbO। लेड नाइट्रेट क्या होता है बच्चों? यहाँ पर PbNO3 का होल ट्वाइस, यानी इसका विकल्प क्या हो जाएगा? बी सही रहेगा। ठीक है बच्चों,
चलिए 10वां देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। पहला है C2H6, दूसरा है यहाँ पर C2H4, तीसरा है CH4, चौथा है C3H8। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का क्या हो जाएगा विकल्प बच्चों, यहाँ पर इसका बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 11वां क्या कह रहा है, कह रहा है प्रोपेनल में अल की बात कर रहा है बच्चों। प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है, ए है CHO, बी है CO, तीसरा है OH और चौथा यहाँ पर डी विकल्प है COOH। तो इसका क्या विकल्प हो जाएगा, प्रोपेनल अल का CHO होता है, यानी ये विकल्प सही रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए 11वां हम लोग देखते हैं क्या है यहाँ पर। 11वां के बाद 12वां। ठीक है बच्चों, 12वां है यहाँ पर, देख रहे हैं ध्यान से। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। ठीक है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम पूछ रहा है बच्चों, यानी कि यहाँ पर ओइक अम्ल की बात कर रहा है। यहाँ पर इसका क्रियात्मक समूह क्या होता है, ओइक अम्ल। तो यहाँ पर पहला विकल्प है एसिटिक अम्ल, दूसरा एथनोइक अम्ल, तीसरा है मेथनोइक अम्ल, चौथा है प्रोपेनोइक अम्ल। तो CH3CHO की बात कर रहा है बच्चों, तो कार्बन 1 होने के कारण यहाँ पर, कार्बन 2 होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, एथेनोइक। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बी विकल्प क्या हो जाएगा, यह सही है, बी विकल्प। ठीक है, 13वां चलते हैं। 13वां क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र है। तो बच्चों आप समझ रहे हैं, यहाँ पर जो भी आयनों को लिखा जाता है, जैसे यहाँ पर लिखा गया है तो M2 है और क्लोरीन कितना है, माइनस है, यानी M पर कितना चार्ज होगा बच्चों, 2+ है, और क्लोरीन पर क्या है, माइनस है। अब यदि ऑक्साइड की बात करेंगे तो ऑक्सीजन पर पहले से 2 चार्ज माइनस होता है, और यहाँ पर देख रहे हैं M पर 2+ चार्ज है। तो दोनों का क्रॉस वाला ऐसे करेंगे तो इसका 2 माइनस चार्ज, M का 2+ चार्ज यहाँ पर आ जाएगा ऑक्सीजन के पास, और ऑक्सीजन का 2+ चार्ज M के पास। तो दोनों का यहाँ पर देख रहे हैं कि बराबर होने के चाहिए, यानी M2O2 होने के कारण दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ऑक्साइड के सूत्र MO, यानी इसका बी विकल्प ही सही रहेगा। देख रहे हैं ना, पहला विकल्प है MO2, दूसरा है MO, तीसरा है M2O3, चौथा है M2O। तो यहाँ पर M2O2 को काट कर कैंसिल करके क्या बनाएंगे, MO। तो क्या विकल्प हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। इसी उपभाग में आपका अब यहाँ पर है बायोलॉजी। ठीक है बच्चों, जीव विज्ञान है। यहाँ पर करा है 14वां, ब्रिक का कार्य होता है। क्या होता है ब्रिक का कार्य, पहला है श्वसन, दूसरा है प्रजनन, तीसरा है उत्सर्जन, चौथा है पाचन। ब्रिक का मतलब किडनी, किडनी का कार्य क्या होता है बच्चों, उत्सर्जन करना, यानी विकल्प इसका क्या हो जाए बच्चों, सी रहेगा। ठीक है, चलिए 15वां देखते हैं। पत्तियों पर कलियां विकसित होती है। यहाँ पर 15वां देख रहे हैं, करे पत्तियों पर कलियां विकसित होती है। पहला पुदीना में, दूसरा आलू में, तीसरा है ब्रायोफिलम में, चौथा इन सभी पर। तो यहाँ पर ऐसे पौधों की बात कर रहा है जिनकी पत्तियों के द्वारा नए पौधों का निर्माण होता है। और लैंगिक जनन की बात कर रहा है बच्चों, तो यहाँ पर ऐसा पौधा जिनकी पत्तियों को आप दबा देंगे, ठीक है, मिट्टी में, तो वहाँ से एक नया पौधा बनेगा। तो वो क्या हो जाएगा विकल्प सही होगा आपका सी विकल्प, ब्रायोफिलम की पत्तियों के द्वारा एक नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 16वां क्या कह रहा है, 16वां कह रहा है कि आनुवंशिक विज्ञान के जनक है। आनुवंशिकी का, ठीक है, जेनेटिकी की बात करेंगे। पहला है H.J. मूलर है, दूसरा है चार्ल्स डार्विन है, तीसरा है ग्रेगन जन मेडल है, चौथा है J.D. वाटसन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, सी इसका विकल्प सही हो जाएगा। चलिए 17वां देखते हैं। कह रहे 17वां, 2 DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं। पहला पेप्टाइड बंध द्वारा, सहसंयोजी बंध द्वारा, दूसरा है, तीसरा है ग्लाइकोसिडिक अम्ल बंध द्वारा, चौथा है यहाँ पर हाइड्रोजन बंध द्वारा। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, 2 DNA की बात करेंगे तो वो बनता है किससे, हाइड्रोजन बंध द्वारा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 18वां देख रहे हैं। 18वां क्या कर रहा है, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। पहला है हाइड्रा में, दूसरा है केंचुआ में, तीसरा है तिलचट्टा में, चौथा है कबूतर में। तो क्या हो जाएगा मुकुलन, तो यहाँ पर हाइड्रा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 19वां कह रहे कि मेंडल का प्रायोगिक पौधा था जो उन्होंने प्रयोग किया था। मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था, तो उन्होंने उद्यान मटर को चुना था। ठीक है बच्चों, पाइसम सैटिवम की बात कर रहे थे। यहाँ पर पहला है मीठी मटर, दूसरा है उद्यान मटर, तीसरा है सरसों, चौथा है गुड़हल। तो उनका अभी मैं बताया क्या होता है, उद्यान मटर लिया था। ठीक है बच्चों, चलिए 20वां देखते हैं। यहाँ पर 20वां क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है।
ठीक है बच्चों, नहीं की बात कर रहा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। निम्न में कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? पहला है अंडाशय, यह होता है बच्चों। दूसरा है गर्भाशय, यह भी स्त्री में होता है। तीसरा शुक्रवाहिनी, यह पुरुषों में होता है बच्चों। चौथा है डिम्बवाहिनी, यह स्त्री में होता है, यानी पुरुषों में यह होता है शुक्रवाहिनी, इसलिए यह विकल्प आपका सी सही रहेगा, यह नहीं होना चाहिए स्त्री में। ठीक है बच्चों, चलिए सेक्शन बी पर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर सेक्शन बी क्या है जो कह रहा है आपका, चलिए देखते हैं हम लोग। सेक्शन बी में कह रहा है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है कि किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति लिखिए। पहला है वक्रता केंद्र फोकस के बीच, तो चित्र में बना चुका हूं बच्चों, यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर यह है आपका वक्रता केंद्र फोकस बीच की दूरी का यह चित्र, आपको आरेख ऐसे बनाना था। ठीक है बच्चों, दूसरा कह रहा है ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच, यानी ध्रुव यह पी है और यह फोकस के बीच जो आप यहाँ पर वस्तु को रख रहे हैं उसका प्रतिबिंब का आरेख है, इस प्रकार से बनेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर यह था आपका पहला। ठीक है बच्चों, आप इसको ध्यान से देख लीजिए कैसे बना है, और यदि बना कर आए हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा देखते हैं। कह रहा है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आधार ज्ञात की। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, उत्तल दर्पण की बात कर रहा है, उत्तल दर्पण। ठीक है बच्चों, यहाँ पर चलिए तो हल करते हैं इसका। यहाँ पर पहले से दिया है, मैं हल कर दिया हूँ। यहाँ पर वक्रता त्रिज्या कितना है बच्चों, r 30 सेंटीमीटर है, तो यह बराबर होता है r/2, तो कितना हो जाएगा ये आपका मान 15 सेंटीमीटर। u का मान दिया है, कितना दिया है बच्चों, पहले से यहाँ पर कर रहा है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, चलिए रख दिए हैं। यहाँ से फार्मूला होता है दर्पण, यहाँ पर दर्पण के लिए फार्मूला होता है 1/u + 1/v बराबर 1/f। ठीक है बच्चे, u का मान -20 है, यहाँ पर रख दिए 1/v, 1/f का मान रख दिए। यहाँ पर हल कर दीजिए, तो मैं इसको इधर लेकर आया हूँ। ठीक है बच्चों, तो यह माइनस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों का लॉसा लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ इस प्रकार से, दोनों प्लस में है, इन दोनों का लॉसा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यहाँ से 20 × 60 3 बार में, ठीक है, 15 × 4 = 60 4 बार में, यहाँ पर जोड़ दीजिए 7/60, 1/v से भी बनाइए तो 60/7 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हल कर देंगे तो यह हो जाएगा 8.57। चूँकि आप याद रखेंगे तो धनात्मक होने की वजह से इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, और कैसा बनेगा बच्चों, आभासी बनेगा। यहाँ पर स्थिति पूछ रहा था, आकार कह रहा था, तो आकार क्या होगा, यम बराबर I/u यानी -v/u, और रख दीजिए यहाँ पर, तो यह हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं क्या है अगला। कह रहा है तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पर ध्यान देंगे तो तीसरा कह रहा है किसी 4 ओम प्रतिरोध में प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। प्रतिरोधक के सिरों पर क्या करना है बच्चों, विभवांतर ज्ञात करना था। यह बहुत सिंपल सवाल था, आप रख देंगे इस प्रकार से। यहाँ पर दिया था बच्चों, क्या दिया था, 4 ओम प्रतिरोध दिया था, यहाँ पर मैं हल कर दिया हूँ। R बराबर 4 ओम है। उत्पन्न ऊष्मा H का मान दिया है 100 जूल, समय दे रहा था प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड में। फार्मूला होता है H बराबर v² T × R। ठीक है बच्चों, यहाँ पर दीजिए H का मान 100, यहाँ पर v², T का मान है 1 और R कितना है 4। इसका कैंची वाला गुणा कर दीजिए बच्चों, इस प्रकार से कैंची वाला गुणा करिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ से v² बराबर 400 और इसका वर्गमूल निकाल दीजिए बच्चों। तो यहाँ से वर्गमूल निकालेंगे v बराबर √400 का। ठीक है बच्चों, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, v बराबर √ यानी 20 × 20। ठीक है, यानी इसका कोई एक, तो यानी v बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 20 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, चौथा कह रहा है यहाँ पर कि विद्युत मोटर का नामांकन आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत कार्य स्पष्ट कीजिए। ठीक है बच्चों, तो जो मैं बताया था आपको पिछली वीडियो में वहीं हूबहू क्वेश्चन आ गया। मैं कहा था बच्चों कि यह बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट था, आप इसको तैयार करके जाइएगा। जो भी बच्चे तैयार करके गए होंगे वो अच्छे थे, हमारी वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है बच्चों, अब विद्युत मोटर का आरेख उसमें अच्छे से मैं कार्य को समझाया हूँ और बताया हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए इसका उपभाग हम लोग देखते हैं अगला क्या कह रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगला कह रहा है उपभाग में निम्नलिखित यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर निम्नलिखित यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखिए। पहला कह रहा है मेथेनॉल, दूसरा है प्रोपाइन, तीसरा है पेंटेनोन, यहाँ पर 3 और यहाँ पर ब्यूटेनोन 2 की बात कर रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ बच्चों, नाम यहाँ पर है। ठीक है बच्चों, और
संरचना सूत्र है। मेथनॉल अल की बात कर रहा है, यहाँ पर CHO HCHO हो जाएगा। प्रोपाइन यानी कि आइन का एल्काइन ग्रुप का है, ठीक है, तो यहाँ पर कितने कार्बन होने चाहिए, 3, मेथ एथ प्रोप, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर मैं लिखा हूँ CH3C111CH, ठीक है बच्चों, यही है आपका प्रोपाइन का। अगला कह रहा है पेंटेनोन 3, यानी तीसरे पर पेंटेनोन आना चाहिए। तो किधर से भी गिनती गिनेंगे तो वहीं आएगा बच्चों, 5 रहना चाहिए कार्बन, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, ठीक है बच्चों। और 3 यानी कि CO ग्रुप कहाँ रहना चाहिए, तीसरे पर आना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो यह है आपका CH3 CH2 CO फिर CH2 CH3, ठीक है बच्चों। यहाँ पर 2 ब्यूटेनोन की बात करें यानी दूसरे पर आना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इधर से गिनती गिना गया है 1 2 या 3 या 4, यानी मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो ब्यूटेनोन हो जाएगा, चूंकि 2 पर होने की वजह से इसका क्या नाम हो जाएगा, 2 ब्यूटेनोन, ठीक है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं, पांचवा क्या कह रहा था, पांचवा देखते हैं हम लोग। यहाँ पर कह रहा है पांचवा के बाद यहाँ पर छठा कह रहा है किसी तत्व के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं, तत्व का नाम क्या है और आवर्त सारणी में इन तत्वों का समूह तथा आवर्त बताइए, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन था बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट था, मैं बता चुका था। चलिए देखते हैं इसका छठवां सवाल, देखिएगा यह पांचवा था आपका बच्चों। देखिए छठवां कह रहा है, यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ परमाणु क्रमांक, ठीक है बच्चों, और तत्व लिख दिया हूँ। यहाँ पर Mg की बात कर रहा है, इसका कितना होता है, 12 होता है परमाणु क्रमांक, और तत्व क्या है, मैग्नीशियम है, ठीक है बच्चों। 17 किसका है, क्लोरीन का है। 18 किसका है, आर्गन का है। 20 किसका है, कैल्शियम का है। आवर्त समूह में क्या हो जाएगा इनका, Mg कहाँ होता है, सेकेंड A में, ठीक है बच्चों। आवर्त इसका क्या है, 3 है। 17 क्लोरीन का आवर्त, यहाँ पर समूह कितना बच्चों, 7A है, 5 6 7 A है, और इसका भी आवर्त कितना है, 3 है बच्चों। यहाँ पर देखेंगे तो 18 आर्गन का, तो यहाँ पर समूह क्या है, 0 वर्ग है बच्चों, और इसका भी आवर्त कितना हो जाएगा, तीसरा ही हो जाएगा। कैल्शियम 20 का समूह क्या हो जाएगा बच्चों, सेकेंड A, और आवर्त इसका क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए वैसे ही हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं इसके आगे कह रहा है। अब उपभाग 3 में बायोलॉजी में चले जाते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर बायोलॉजी कह रहा है आक्सी तथा अनाक्सी, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देख रहे हैं 8वां क्वेश्चन का, आक्सी तथा अनाक्सी की बात कर रहा है, ठीक है बच्चों। आक्सी अनाक्सी में कह रहा है कि दो अंतर बताइए, ठीक है बच्चों। तो मैं पहले से हल कर दिया हूँ, आक्सी अनाक्सी का देख सकते हैं आप। यहाँ पर आक्सी अनाक्सी में कह रहा है कि अनाक्सी में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर 2 अंतर बता रहा हूँ, अनाक्सी में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, आक्सी श्वसन में होता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है बच्चों, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यहाँ पर दूसरा है, यह केवल बैक्टीरिया, कवक इत्यादि में होता है, यानी ऑक्सीजन इनको नहीं चाहिए, किनको नहीं चाहिए, बैक्टीरिया को, कवक को, इत्यादि को, ठीक है बच्चों। लेकिन यहाँ पर ऑक्सी श्वसन में लगभग सभी प्रकार के जीवधारियों में यह होना चाहिए, ठीक है बच्चों। ऑक्सी श्वसन जो है सभी प्रकार के जीवधारियों में होता है, ठीक है। चलिए यह 2 अंतर था आपका। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर उसी 8वें का B नंबर कह रहा है कि लसिका तथा रुधिर में 2 अंतर बताइए। लसिका तथा रुधिर में 2 अंतर की बात कर रहा था बच्चों। यहाँ पर मैं पहले से तैयार किया हूँ, लसिका तथा रुधिर में 2 अंतर, ठीक है बच्चों। आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर दिखा गया है रुधिर और लसिका। पहला है, यह गहरे लाल रंग का उत्तक होता है, ठीक है बच्चों, यह गहरे लाल रंग का उत्तक होता है। लसिका, यह रंगहीन तरल उत्तक है, ठीक है बच्चों, यह रंगहीन तरल उत्तक होता है। दूसरा इसका, रुधिर में RBC उपस्थित होता है, ठीक है बच्चों, रुधिर में लाल रक्त कणिका उपस्थित होती है। लसिका में RBC उपस्थित नहीं होती है, यानी अनुपस्थित होती है, ठीक है बच्चों। तो इसका यह दूसरा वाला था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि कायिक जनन किसे कहते हैं, ठीक है बच्चों, कायिक जनन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ पहले से C का, पादप के कायिक भागों, ठीक है बच्चों, पादप के कायिक भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, कलिका इत्यादि से बने नए पौधे को, ठीक है बच्चों, बने नए पौधों की प्रक्रिया को कायिक जनन कहते हैं, जैसे आलू, गुलाब, अदरक, ठीक है बच्चों, इत्यादि। यानी कि जिस पौधे के किसी शरीर से किसी नए पौधे का निर्माण होता है, उसी को हम लोग कायिक जनन कहते हैं। चलिए अगला देख रहे हैं बच्चों, क्या करा है, हृदय का कार्य क्या है। मैं यहाँ पर D वाला देख रहे हैं, हृदय का कार्य। हृदय का कार्य निम्नलिखित है बच्चों, क्या क्या है। यहाँ पर ऑक्सीजन परिवहन है, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन है, भोज्य पदार्थों का परिवहन करना है, उसका रोगों से रक्षा करना है, रक्तस्राव को रोकना है, शरीर की सफाई करना है, ठीक है, बैक्टीरिया को शरीर से बाहर निकलना इत्यादि है, ठीक है बच्चों। तो ऐसे आप इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों।
चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्या कह रहा है यहाँ पर, 9वां कह रहा है कि रसायन संश्लेषण क्या होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कह रहा है 9वां रसायन संश्लेषण क्या होता है। इसमें भाग लेने वाले 3 जीवाणुओं का नाम लिखिए। तो क्या होता है रासायनिक संश्लेषण बच्चों, पुनर्युक्त डीएनए द्वारा मेथेनॉल, एथेनॉल, एसीटोन, ग्लिसरॉल, यहाँ पर फ्रक्टोज, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल इत्यादि के औद्योगिक रसायनों का संश्लेषण करना ही रसायन संश्लेषण कहलाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 3 का मैं नाम लिखा हूँ। यहाँ पर पहला है सेडोमोनास पुटिडा, ये क्या करता है, यह करता है नेफ्थलीन का डीऑक्सीनेसिस एंजाइम करता है। ठीक है बच्चों, दूसरा बैक्टीरिया नाम है थायोबैसिलस, यह क्या करता है, यह बैक्टीरिया फोटोग्राफिक फिल्म का निर्माण करता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ई कोलाई, यह क्या करता है बच्चों, यह बैक्टीरिया इंटरफेरेन का निर्माण करता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इस प्रकार से इसका उत्तर था। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है पाचक एंजाइम, पाचक एंजाइम का क्या कार्य है। ठीक है बच्चों, पाचक एंजाइम का क्या कार्य है, तो यहाँ पर मैं तैयार कर दिया हूँ बच्चों। ठीक से, यहाँ पर कितने प्रकार से होता है पाचक एंजाइम, पाचक एंजाइम 4 प्रकार का होता है और इनका कार्य क्या क्या है यहाँ पर देखेंगे। पहला हेडिंग है ट्रिप्सिन, यह प्रोटीन को पेप्टोन तथा पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। ठीक है बच्चों, दूसरा देखेंगे एमाइलेज, यह मंड को माल्टोज शर्करा में बदलता है। ठीक है बच्चों, तीसरा देखेंगे एस्टिएसिन, यह पायसीकृत वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। ठीक है बच्चों, और चौथा है न्यूक्लियोज, यह न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियोटाइड में क्या करता है बच्चों, विखंडित करता है। ठीक है बच्चों, यह है आपका उत्तर था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपका पूरे विज्ञान का सॉल्यूशन था। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद बच्चों।